नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी मेरे जैसे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो और जब भी किसी अच्छे कंपनी का आईपीओ आता है तो आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करते हो। जब अलॉटमेंट का टाइम आता है तो आप देखते हो कि आपको वो अलॉटमेंट नहीं हुआ और आप नाराज़ हो जाते हो और फिर आप सोचते हो कि आखिर अलॉटमेंट क्यों नहीं हुआ मुझे, आखिर रिटेल इन्वेस्टर्स के नसीब में इतना कम अलॉटमेंट क्यों होता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ क्यों अलॉट नहीं होता है और कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं और क्या क्या कोटा होता है उनके लिए रिजर्व्ड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर आईपीओ होता क्या है। आईपीओ का अर्थ है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर में कंपनी गुहार लगाती है पब्लिक से कि हे पब्लिक, आओ मुझे पैसे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है और इसके बदले में तुम मेरे कंपनी के शेयर लो, मेरे कंपनी के हिस्सेदार बनो, मेरे कंपनी का मालिक बनो। हाँ जी, एक शेयर होल्डर एक कंपनी का मालिक होता है। अगर आपके पास किसी भी कंपनी का अगर एक शेयर भी है तो आप उस कंपनी के मालिक हो, यानी कि उस कंपनी के कोई भी सब्सटेंशियल डिसीजंस जो होंगे वो आपसे पूछ के लिया जाएगा। पूछ के लिया जाएगा का अर्थ ये है कि जब भी वोटिंग होगा तो वोट में आप पार्टिसिपेट करोगे, आपका वो एक वोट भी मूल्यवान होगा, वो काउंट किया जाएगा। तो जब मैं पब्लिक ऑफर की बात करता हूँ तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं अप्लाई कर सकता है। एक रिक्शा वाला से लेकर एक पीएचडी होल्डर तक आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो इस भास्ट इन्वेस्टर्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें से कि आता है रिटेल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंकर इन्वेस्टर एंड कुछ एम्प्लॉयज़ एंड शेयर होल्डर्स जो उसी कंपनीज़ के होते हैं उनमें। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैटेगरी ऑफ डिवीज़न हुआ है ये बेसिकली अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे हुआ है कि एक कैटेगरी के लोग कितने पैसे तक इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हमारे और आपके बारे में बात करते हैं, यानी कि रिटेल कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि रिटेल कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स में कौन कौन आते हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ और जो एनआरआईज होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और आप इस कैटेगरी में तभी आओगे जब आप जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आपका 2 लाख से कम तक है। हाँ जी, यानी कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो आईपीओ में और वो अमाउंट कहीं भी 15,000 से लेकर के 2 लाख के बीच तक का है तो आप इस कैटेगरी में आते हो। दोस्तों, आप जब इस कैटेगरी में आते हो तो आपको इस कैटेगरी के कुछ फ़ायदा होता है और कुछ नुकसान होता है। तो सबसे पहले मैं फ़ायदे की बात करता हूँ। और दोस्तों, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूँ तो बाकी सारे कैटेगरीज़ की तरह रिटेल इन्वेस्टर्स को भी एक रिजर्वेशन दिया जाता है आईपीओ अलॉटमेंट साइज़ में। तो वो जनरली कहीं भी 10% से लेकर 30% तक होता है, जो कि कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे रिटेल इन्वेस्टर को कितना अलॉट करना है। दोस्तों, यहीं पे हमारा सवाल का जवाब है कि आखिर हर रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ अलॉटमेंट क्यों नहीं मिलता है, या फिर मेजोरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स को आईपीओ अलॉटमेंट क्यों नहीं मिलता है। सपोज कि 10% रिजर्वेशन है और इस केस में आप देखोगे कि जब भी कोई एक अच्छे कंपनी का आईपीओ आता है तो वो जनरली बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड होता है। उस केस में जो एप्लीकेशंस होते हैं वो काफ़ी सारे आ जाते हैं और जो अलॉटमेंट होते हैं, जो नंबर ऑफ़ शेयर्स होते हैं वो कम होते हैं। तो जिसके बेसिस पे एक लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट होता है और यहीं पे प्रोबेबिलिटी का गेम आ जाता है और काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं मिलता है और उनमें से कुछ चुनिंदे होते हैं लकी जिन्हें मिल जाता है। इसे मैं एक एग्जांपल्स की तरह समझाना चाहूँगा। सपोज़ आपके पास 10 पेन्स है ऑफ़र करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर्स को। आपके पास 10 पेन है। अब सपोज़ आपके पास 30 इन्वेस्टर आते हैं लेने के लिए आपके इस 10 पेन को, तो क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आता है कि हर 3 में से किसी एक को मिलेगा। इसी केस में मैं एग्जांपल्स को चेंज कर दूं और मैं बताऊं कि आपके पास अभी भी 10 पेन ही हैं ऑफ़र करने के लिए और वहाँ पर 300 इन्वेस्टर आ गए हैं आपसे आपका पेन लेने के लिए, तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी निकल के आता है कि 30 में से किसी एक को मिलेगा। तो यही आप सेम का सेम कॉन्सेप्ट लगता है अलॉटमेंट के टाइम। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स को अधिकतर अलॉटमेंट नहीं मिलता है किसी भी अच्छे कंपनी के आईपीओ में। दोस्तों, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको सेबी से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए। और एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्राइस डिसाइड करने का अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, उसे हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना होता है। कट ऑफ प्राइस का मतलब ये होता है कि जब भी एक आईपीओ आता है तो वहाँ पे एक प्राइस बैंड होता है। जैसे कि मैं अगर टाटा टेक का एग्जांपल लूँ तो प्राइस बैंड कुछ 475 टू 500 था, तो ये 500 कट ऑफ प्राइस है। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में इसमें इन्वेस्ट करते तो आपको 500 रुपये पे ही इन्वेस्ट करना होता। मैंने पहले भी बताया था कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एक लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होता है, वो जिस दिन उनके शेयर्स लिस्ट होते हैं वो उसी दिन उसे सेल कर सकते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करूँ तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अगर ओवर सब्सक्राइब होता है तो वो लॉटरी सिस्टम पे होता है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे नहीं होता है।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करेगी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहने के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे कैटेगरी पे, जो है कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो लिमिट है वो 2 लाख से ज़्यादा का है। यानी कि इसमें जो भी इंडिविजुअल्स, HUF, NRIs, कंपनीज, कॉरपोरेशंस, इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी, ट्रस्ट और LLPs जो हैं, अगर ये इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें 2 लाख से ज़्यादा ही IPO में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। NII को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्मॉल और बिग में। अगर मैं स्मॉल की बात करूँ तो इसमें जो अमाउंट साइज़ है वो 2 लाख से 10 लाख तक का है, और अगर मैं बिग NII की बात करूँ तो वो 10 लाख से ज़्यादा का है। अगर मैं लॉक इन की बात करूँ तो इन पे भी कोई लॉक इन नहीं है, ये भी कभी भी शेयर्स को बेच सकते हैं आफ्टर लिस्टिंग। अगर मैं सेबी के रजिस्ट्रेशंस की बात करूं तो इन्हें भी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आते हैं अपने तीसरे कैटेगरी पे, जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन आता है। जो भी म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होती हैं, कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। इनका कोई भी अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मैं QIB की कोटा की बात करूँ कि इसमें इनके लिए कितना परसेंटेज ऑफ IPO रिजर्व्ड होता है, तो अराउंड मोर देन 50% इनके लिए रिजर्व्ड होता है। इनके पास राइट होता है कि ये प्राइस को चूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो एक कट ऑफ साइज़ होता है, जो प्राइस बैंड आता है, वो उस बैंड में कहीं भी वो प्राइस अपना रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करें। इनका जो अलॉटमेंट होता है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है, ना कि लॉटरी बेसिस पे। अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो बेसिकली ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि IPO लिस्ट होने से पहले ही उस IPO को इन्वेस्ट कर देते हैं, उस IPO को सब्सक्राइब एक फिक्स्ड प्राइस पे। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट साइज होता है वो मिनिमम 1 करोड़ होता है और 10 करोड़ तक जाता है। लॉक इन पीरियड भी होते हैं इनमें, यानी कि ये लिस्टिंग के तुरंत बाद नहीं बेच सकती हैं। इनको कम से कम 30 दिन के लिए होल्ड करना पड़ता है शेयर्स को बेचने के लिए। 30 दिनों के बाद ये 50% शेयर बेच सकते हैं और 90 दिनों के बाद ये बाकी के जो रिमेनिंग 50% शेयर्स हैं वो बेच सकते हैं। फाइनली जो लास्ट कैटेगरी बचता है वो कुछ एम्प्लॉयज़ और शेयर होल्डर्स के नाम होता है। उनके लिए भी IPOs में कुछ जगह होता है, कुछ रिजर्वेशंस होता है। रिसेंट में टाटा टेक्नोलॉजीज़ के IPOs की बात करूँ तो अगर आप उसका रिजर्वेशन लिस्ट देखोगे तो कुछ इस प्रकार है। और दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जो ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका IPO ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है, उस केस में रिटेल इन्वेस्टर्स को वो IPO मिल जाते हैं, क्योंकि वो जो इन्वेस्टर्स का रिजर्वेशन होता है ये उसके अंडर ही होता है, या फिर अगर ओवर सब्सक्राइब्ड होता भी है तो वो बहुत कम टाइम्स में होता है, तो जिसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा लोगों को मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट ही बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी का कोई इशू नहीं होता है इस केस में। अब अलॉटमेंट के बाद आपको या तो लिस्टिंग गेन हो सकता है, फिर लिस्टिंग लॉस हो सकता है। अब हम लिस्टिंग गेन या लिस्टिंग लॉस के बारे में भी जान लेते हैं। तो लिस्टिंग गेन की बारे अगर मैं बात करूं तो सपोज़ अगर आपको 500 रुपये में कोई शेयर अलॉट हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि शेयर मार्केट में जब वो लिस्ट होने के लिए गया वो शेयर, तो वो 600 रुपये पे लिस्ट होता है। तो इसको हम बोलेंगे कि जो शेयर है वो प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, और इस केस में आपको 100 रुपये पर शेयर का गेन होता है, और इसी गेन को हम लिस्टिंग गेन बोलते हैं। यानी कि जो फर्स्ट डे ऑफ स्टॉक मार्केट में जब ये शेयर लिस्ट हो रहा है उसी दिन का जो गेन है उसको हम लिस्टिंग गेन बोलेंगे। और दूसरे केस में ऐसा हो सकता है कि भले ही वो शेयर आपको अलॉट 500 रुपये में हुआ है, लेकिन जब वो लिस्ट होने के लिए गया है स्टॉक मार्केट में, तो ड्यू टू सम रीजंस, डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर है यहाँ भी, वो 400 रुपये में लिस्ट हुआ। तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि आप जो ये शेयर्स हैं ये स्टॉक मार्केट में डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है, और यहाँ पर आपको 100 रुपये पर शेयर का लॉस हुआ है, और इस लॉस को जो आप इस स्टॉक को फर्स्ट डे स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होते ही झेले हो, उसको हम लिस्टिंग लॉस बोलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, फिर मिलते हैं। टिल देन कीप योर फाइनेंस इन योर पॉकेट।